ओके, सो टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरे। हम स्टार्ट करेंगे आज आप एक्सरे। व्हाट इज एक्सरे? सबसे पहले तो आपने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत किताब से तो आप बताइए व्हाट इज एक्सरे। आप बताइए कि क्या होती है एक्सरे। रिप्लाई करिए, व्हाट इज एक्सरे। हमें आज पढ़ना है एक्सरे, तो क्या होती है एक्सरे? व्हाट आर एक्सरे, बताइए। आस्था बता रही वेवलेंथ कम होती है, वेरी गुड आस्था। एक्सरे बेसिकली ईएम वेव ही है, एक्सरे कुछ अलग चीज नहीं है, इट इज जस्ट ईएम वेव। ईएम वेव, ठीक है। जैसे लाइट भी ईएम वेव होती है, एक्सरे भी ईएम वेव है ना। तो ये लाइट जैसी चीज है, आप समझे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट। तो एक्सरे भी लाइट ही है, पर थोड़ी सी इसकी वेवलेंथ है ना अलग होती है लाइट से। लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम कहाँ तक जाती है 7000 एंगस्ट्रॉम, मिनिमम क्या होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसकी वेवलेंथ और भी कम होती है, इसकी वेवलेंथ होती है फ्यू एंगस्ट्रॉम्स में, वेवलेंथ इन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। मतलब कि लाइट की तो 4000 5000 एंगस्ट्रॉम इतनी बड़ी है, उसे आप है ना अगर ऑर्डर देखोगे तो उसे नैनो माइक्रोमीटर का ऑर्डर बोल सकते हो। यहाँ जो ऑर्डर आएगा ना वेवलेंथ का, वो फ्यू एंगस्ट्रॉम्स का आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, इस तरह का ऑर्डर आता है यहाँ पे। तो यहाँ वेवलेंथ बहुत कम होती है। अगर इनके फोटॉन्स की एनर्जी निकाले, अगर इनके फोटॉन्स की एनर्जी निकाले तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन उनका ऑर्डर आता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये के स्टैंड कर रहा है फॉर किलो, किलो मतलब 10^3, तो 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस टाइप की इनकी एनर्जी आएगी। और जो हमारे विजिबल फोटॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी ना फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप इस टाइप की एनर्जी होती है। और यहाँ एनर्जी आती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो एनर्जी करीब करीब 1000 टाइम ज्यादा है, वेवलेंथ काफी कम है। तो एक्सरेज आर नथिंग बट एनर्जेटिक फोटॉन, हाई एनर्जी की लाइट बोल सकते हो आप। एक्सरे पर बेसिकली हाई एनर्जी की लाइट है, हम ऐसा मतलब समझने के लिए याद रख सकते हैं। तो नाम क्यों अलग दिया, क्या जरूरत पड़ गई हमको इनका नाम अलग देने की? तो ये तो हमारी आज अंडरस्टैंडिंग है कि हमें एक्सरे बेसिकली लाइट ही है, एक्सरेज आर नथिंग बट ईएम वेव। पहले हमें थोड़ी पता था, पहले तो हमें ना सब चीज अलग लगती थी, जब धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही थी, चीजें समझ में आ रही थी हमें। तो उस समय क्या हुआ, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता था, उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते थे कि कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते थे, इससे अंदर है ना हमें कैथोड रे दिखती थी। अभी कैथोड रे के साथ साथ यहाँ पे हमें ना कुछ इनविजिबल रेज भी दिख रही थी, जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती थी। विलियम रॉटजेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली चीजें डिस्कवर करी थी। उन्हें पता चला था कि है ना जब वो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनके पास फोटोग्राफिक प्लेट जो रखी होती थी वो अच्छे से ढक के रखी हुई है, वो बॉक्स में पैक्ड रखी हुई है, स्टिल दैट फोटोग्राफिक प्लेट गॉट अफेक्टेड। वो उनपे ना सिल्वर डिपोजिशन हो जाता है, मतलब वो अफेक्ट हो जाती है। तो उनपे बेसिकली लाइट गिर रही है, फोटोग्राफिक प्लेट का अफेक्ट होना मतलब उस पर लाइट गिर रही है। उन्हें ये समझ नहीं आया कि लाइट वाइट गिर रही है, उन्होंने सोचा यार तो पैक रखा था ये, फिर कैसे अंदर इसके अंदर ऐसा हो गया। तो उन्हें थोड़ा सा और समझा धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट, तो उन्हें पता चला कि जब भी वो फोटो इलेक्ट्रिक वाला सॉरी कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तब तब ऐसा हो रहा था। इससे फिर उन्हें समझ में आया कि कोई इनविजिबल रेस इमिट हो रही थी। उन इनविजिबल रेस को, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते थे, मैथ्स में क्या करते हैं अपन, जो चीज अननोन रहती है उसको मान लेते हैं एक्स, तो इन इनविजिबल रेस को नाम दे दिया एक्स रेस, यहां से नाम आ गया था एक्स रेस। तो द इनविजिबल रेस which were affecting photographic plate when cathode ray experiment was conducted with high potential difference was x-rays। वो इनविजिबल रेस को नाम दिया गया था एक्सरे। यहां से एक्सरे के बारे में हमारी स्टार्टिंग हुई, तो धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और धीरे धीरे सब चीज हमको आज जो पता है वहां तक अपन पहुंच गए। चलो, आपको क्लियर हुआ जो भी मैंने बात बताई? यस, ओके, चलिए, वेरी गुड। सो अभी अपन ने एक्सरे का जनरल डिस्कशन करा है ना, व्हाट इज एक्सरे, जनरलाइज डिस्कशन करा है। तो एक्सरे क्या होती है, बेसिकली लाइट ही है जो बहुत हाई एनर्जी की होती है या लो वेवलेंथ की होती है, सब बोल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब इनको हमें ना दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम एक्सरे अगर बहुत ज्यादा एनर्जी की होती है तो हमारे बॉडी टिश्यूज को हार्म भी करती है, और उनकी पेनिट्रेशन पावर मतलब हमारी बॉडी को क्रॉस करके भी चली जाती है। और कुछ एक्सरे होती है हमारी बॉडी टिश्यू को ज्यादा हार्म नहीं करती है और हमारी बॉडी के बोन से रिफ्लेक्ट होती है। तो बोन से रिफ्लेक्ट होती है तो अपन बोन का, अपन अंदर का चीजें देख पाते, मेडिकल इमेजिंग में यूज कर पाते।
ऐसी एक्सरेज को अपन सॉफ्ट एक्सरे बोल देते हैं, और जो बहुत ज्यादा एनर्जी की है उन्हें हार्ड एक्सरे बोल देते हैं। तो अगर एनर्जी के बेसिस पे हम एक्सरे को क्लासिफाई करें तो दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अगर हम एक्सरे को क्लासिफाई करें तो दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट जिनकी एनर्जी थोड़ी रिलेटिवली कम है, हार्ड जिनकी रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी। सॉफ्ट एक्सरे हम एक्सरे इमेजिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं, इंटरनल बॉडी की चीजों को देखने के लिए यूज कर लेते हैं। हार्ड एक्सरे वो कीमोथेरेपी जैसी चीज में यूज कर सकते हो कि बॉडी में कोई टिश्यू है जो अननेसेसरी अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है, तो उस तरह के टिश्यूज को अपन खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं कीमोथेरेपी, सॉरी कीमो नहीं, रेडिएशन थेरेपी। कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी सुनी होगी आपने, यूज होती है। तो वो यही होती है कि उसमें हमें ना टिश्यूज जो बहुत अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं उन्हें ना मार देते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं यूजिंग रेडिएशन की एनर्जी से। और वो रेडिएशन हो सकता है कि हम हार्ड एक्सरे यूज करें। तो इनके अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? इनमें मेन डिफरेंस किस चीज का हो रहा है? एनर्जी का। क्लियर? यस सर। ओके यस बच्चों, तो मैं ज्यादा यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है। यू कैन नोट इट डाउन दैट सॉफ्ट एक्सरे हैव लेसर एनर्जी कंपेयर टू हार्ड एक्सरे, एंड हार्ड एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है। सॉफ्ट एक्सरे ह्यूमन टिश्यूज को कम हार्म पहुंचाती है, उसको हम मेडिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। हार्ड एक्सरे टिश्यूज को ज्यादा हार्म पहुंचाती है, उसको हम कैंसर वगैरह के इलाज के लिए यूज करते हैं, वी यूज इन रेडिएशन थेरेपी। चलिए लिख लेंगे आप, क्या लिख लेंगे? चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, यस, वेरी गुड। तो ये अपन ने देखा एक्सरे के बारे में छोटी छोटी चीजें। अब ये तो ठीक है, चलो एक्सरे के दो कैटेगरी हो गई जो भी है। इनकी वेवलेंथ का अगर रेंज बोले तो सॉफ्ट एक्सरे को आप बोल सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम या उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है ना, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और इसकी वेवलेंथ कम होती है 1 एंगस्ट्रॉम से कम। तो सर रफली याद रख सकते हो, ये रफ है, तो ये आपको एक थंब रूल जैसा बता रहा हूँ, इसको लिखा नहीं रहा क्योंकि आप फिर एकदम मान लेते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रफ आइडिया जैसा सोच सकते हो, सॉफ्ट एक्सरे की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, हार्ड एक्सरे की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से कम, ऐसा आप रफ आइडिया ले सकते हो, है ना, बट दिस इज वेरी क्रूड आइडिया। चलिए, अच्छा ये तो एक्सरे के बारे में बेसिक बेसिक बातें हो गई, ठीक है। अब एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है इस चीज पर आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे बेसिकली लाइट एनर्जी है, लाइट ही है। इसे कैसे बनाए? हम आग जला के तो विजिबल लाइट बना लेते हैं, हमारे पास एलईडी बल्ब वगैरह है जो विजिबल लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सरे कैसे बनाए? ये बहुत हाई एनर्जी की होती है, इनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इनको बनाने के लिए थोड़ा अरेंजमेंट ही अलग लगता है। तो इनके बनाने के लिए क्या अरेंजमेंट लगता है वो समझते हैं अपन। इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम अरेंजमेंट यूज करते हैं कुलिश ट्यूब का। कुलिश ट्यूब, कुलिश ट्यूब बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है जिसमें हमें ना पहले तो एक फिलामेंट लगाते हैं, एक फिलामेंट लगाया और फिलामेंट में हम फ्लो कराते थे करंट। इस फिलामेंट में करंट की वजह से ये क्या थर्मियन इमिट करने लगता है, और ये जो थर्मियन इमिट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगाई जिसके बीच में होल कर दिया, और दूसरी एक और प्लेट लगाने वाला हूं मैं यहाँ पर, जी सर। और जो दूसरी प्लेट लगाता हूँ ना मैं, वो ऐसे एक हेवी मेटल टारगेट की लगा देता हूँ, हेवी मेटल लेके लगा देता हूँ। हेवी मेटल मतलब कि जो डी ब्लॉक में हेवी मेटल्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हेवी मेटल्स किन्हें बोलते हैं। तो एक हेवी मेटल की मैंने यहाँ पे दूसरी प्लेट लगा दी है। उधर हमारे पास एक प्लेट है जिसके बीच में छोटा सा होल है, उससे क्या होगा, ये फिलामेंट से जो थर्मियन इमिट होंगे वो थर्मियन इस होल से पास होकर इधर आ सकते हैं। वो जो थर्मियन इधर आ रहे हैं, मैंने काफी हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है यहाँ पे, उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेंगे, देखिए इधर हाई पोटेंशियल उधर लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ आते हैं ना, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी जिससे वो एक्सेलरेट होंगे इधर आते आते, और एक्सेलरेट होंगे तो काफी हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहे, तो उनमें हाई एनर्जी आ जाएगी। और ये हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर अपने हेवी मेटल लगा दिया, हेवी मेटल का टारगेट लगा दिया, और इस पे इलेक्ट्रॉन टकराने वाले आके, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन टकरा रहे जो आके, वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहे हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या ऑर्डर होता है इसका किलो वोल्ट का, मतलब कि 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, ऐसा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, 10,000 20,000, यस, ठीक है। चलो, हार्ड एक्सरे किसमें यूज होती है? हार्ड एक्सरे रेडिएशन थेरेपी में यूज होती है।
ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं इस हेवी मेटल से टकराने वाले, यहाँ पर हमारे पास एक टारगेट है, हेवी मेटल का एक ब्लॉक है जिसपे इलेक्ट्रॉन आगे टकराने वाला है, और इसके पीछे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो किलो वोल्ट के ऑर्डर के पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो इनमें काफी ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो इनकी एनर्जी यहाँ पे जब हीट के फॉर्म में जनरेट होगी, वो एनर्जी टकराएंगे तो हीट भी बनेगी यहाँ पर, तो हीट यहाँ खूब ज्यादा जनरेट होती है। वो हीट जो है ना वो बाहर निकल जाए, इसके लिए पीछे ना कॉपर का एक ब्लॉक लगा देते हैं। दिस इज अ कॉपर प्लेट, दिस इज Cu प्लेट, Cu कॉपर की रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो कॉपर प्लेट क्या करती है, जो हीट है वो अब्सॉर्ब कर लेती है। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो यहाँ से हीट है ना वो अपने में अब्सॉर्ब करता है, और फिर कॉपर प्लेट को ठंडा करने के लिए अरेंजमेंट रखते हैं अपन। हम फैन में लगा देते हैं, वाटर इसमें सर्कुलेट कर देते हैं, कुछ अरेंजमेंट और भी होते हैं हमारे पास। वो अरेंजमेंट नहीं दिखा रहा मैं अभी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं मुझे दिखाने की फिलहाल। एक्सरे प्रोडक्शन में उनका खास कुछ काम नहीं है, वो बस इसे ठंडा करने के लिए लगाते हैं। तो हुआ क्या है, एक फिलामेंट है यहाँ पर, दिस इज अ फिलामेंट, मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज अ फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, फिलामेंट जस्ट एक थिन वायर है ना, थिन वायर जैसा बल्ब में देखते हैं ना, वैसा बल्ब जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे उनमें थिन वायर होता था, उसी को फिलामेंट बोलते हैं। और ये हम ऐसा फिलामेंट लेते हैं जिसमें थर्मियोनिक इमिशन होगा। तो दिस इज अ फिलामेंट व्हिच क्रिएट्स थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन होने वाला है। थर्मियोनिक इमिशन होगा मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जो बैटरी यहाँ पे जो करंट फ्लो कराएगी इससे हीटअप होगा, इससे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले, और वो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट, ये किलो का भी 10,000 20,000 ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो अपन ने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उससे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इलेक्ट्रॉन को उधर एक्सीलरेट करेगी। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं जब वो दूसरी तरफ पहुंचेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं ये मूव करते हैं दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनकी बहुत काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इनमें काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। भाई किसी पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज मूव करता है तो क्यूवी की एनर्जी आती है, तो इलेक्ट्रॉन को भी ई इंटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस किलो ऑर्डर वोल्ट का ऑर्डर का है तो बहुत हाई एनर्जी मिलने वाली है। ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके टकराते हैं, और ये अपन ने हैवी मेटल का टारगेट लिया है। दिस इज अ हैवी मेटल टारगेट, हैवी मेटल। हैवी मेटल जैसे आपने डी ब्लॉक में कोई एलिमेंट ले लिया, कैडमियम ले लिया, मोलिब्डेनम ले लिया, और भी एग्जांपल हो सकते हैं ना, आप सबको याद ही है, जो भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, पूरी जो सीरीज होती है इन सबको हैवी मेटल बोलते हैं। तो इनमें से कुछ हैवी मेटल का टारगेट ले लिया, कैडमियम, मोलिब्डेनम, इस टाइप का कुछ, तो इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ टकराते हैं, और हैवी मेटल से जब टकराते हैं तो टकराने की वजह से हैवी मेटल में डी एक्सेलरेट होते हैं, वो अचानक से टकराकर उनका क्या होता है, डी एक्सेलरेशन, मतलब कि टकराकर रुकने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। अब रुकेंगे तो उनकी एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बहुत सारी एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट होती है, बहुत ज्यादा तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, ठीक है। और जो हीट जनरेट होती है उसके कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन, बहुत सारी एनर्जी तो हीट में जनरेट होगी लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में भी जनरेट होता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे लाइट के फॉर्म में भी जनरेट होती है। तो यहाँ से बेसिकली हमें लाइट भी निकलते दिखती है। लाइट मतलब कौन से फोटॉन, ये हाई एनर्जी के फोटॉन, तो यहाँ से काफी हाई एनर्जी के फोटॉन्स भी बनते हैं, जो हाई एनर्जी के फोटॉन्स है बस यही हमारी एक्सरेज है। ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होकर आए वो टकराकर सारी अपनी एनर्जी का फोटॉन बनाते हैं, बहुत रेयर होगा पर होता है। तो ऐसा भी होता है कि हमें जितने एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है वो पूरी एनर्जी का हमें फोटॉन मिले, उससे कम के भी मिलेंगे और उतनी एनर्जी के भी मिलते हैं। तो इस तरह से हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट करा तो हाई एनर्जी के फोटॉन जनरेट होते हैं और यही एक्सरे कहलाती है। समझ में आया कैसे जनरेट हो रही है एक्सरे, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों, तो आप लोग डायग्राम बना लीजिए कुलिस ट्यूब का, और जो भी मैंने यहाँ थ्योरी बोली आपको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग खुद से कि फिलामेंट प्रोड्यूसेस थर्मियन, which thermions are accelerated by high potential difference. These high energy electrons are striking on the heavy metal target, and due to sudden deceleration most of their energy is converted into heat, and some electrons also generate
photons of high energy, and these high energy photons are nothing but X-rays. Note it down. सर हाँ, सर ये एक्सरेस में एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती है? फिर से बोलो। एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती इसमें एक्सरेस? ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जॉर्ब। किसमें अब्जॉर्ब क्यों नहीं होती है? किसमें? ये कूलिश ट्यूब में। कूलिश ट्यूब में एक्सरे अब्जॉर्ब क्यों नहीं होती है? मतलब देखो, एक्सरेज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आप पहली चीज तो हमें पता नहीं कि एक्सरे कहाँ कहाँ अब्जॉर्ब होती है ना। एक्सरे अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा थिकनेस का मटेरियल लगता है, तो उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है वो। तो यहाँ हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया नहीं कि वो जो अब्जॉर्ब कर ले, तो इलेक्ट्रॉन टकरा के प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो एक्सरे अब्जॉर्ब क्यों सोचेंगे हम यहाँ पे? मतलब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक एलईडी बल्ब जलाया, तो एलईडी बल्ब में आगे कांच भी लगा रहता है, वो कांच क्यों नहीं अब्जॉर्ब कर लेता लाइट को? तो उसकी प्रॉपर्टी है कि उससे कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो वैसे यहाँ पर भी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है एक्सरे की। ठीक है, हाँ। मतलब आर यू 100% क्लियर कि आपको क्लियर है? सर जैसे कभी एक्सरे जो मतलब बाहरी मटेरियल है, मतलब उसके जो जिसके अंदर से आ रही है वो, हाँ, यहाँ से आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन है टकरा रहे हैं, इससे यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे ये ट्यूब है, हाँ, आसपास एक ट्यूब है ना, ये ट्यूब, हाँ, मतलब ग्लास की ट्यूब बना सकते हैं हम इसके आसपास। यस, तो ग्लास कभी अगर ज्यादा मोटा हुआ, थिक हुआ वो, हाँ, तो सही कह रहे हो आप, होता है ऐसा, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ स्पेशल ग्लासेस लगाते हैं हमेशा जो एक्सरे को अलाउ करे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम यहाँ पे ग्लास ऐसा लगा, हमें चाहिए एक्सरे प्रोड्यूस हो, हम उस एक्सरे को गाइड करके किसी जगह फॉल कराना चाहते हैं, तो हम ऐसा ग्लास लगाएंगे नहीं ना। हम डेफिनेटली ऐसा ग्लास लगा देंगे जो एक्सरे को अलाउ करता है पास करना। तो इस तरह का अरेंजमेंट ध्यान रखेंगे हम। बिल्कुल सही। यस सर, है ना, बिल्कुल सही। चलिए, कूलिश ट्यूब में एक ग्लास ट्यूब के अंदर पूरा अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब रहती है, किताबों में देखेंगे तो थोड़ा बीच में सा सर्कुलर जैसा शेप दिखाते हैं उसमें वो, तो मैं अभी नहीं बना रहा वैसा, मेरे पास जगह वैसी नहीं है, स्पेस जितना उस हिसाब से बना पाऊंगा मैं, इसे ग्लास ट्यूब मैंने बना दिया। ठीक है, तो देयर इज अ ग्लास ट्यूब जिसका पूरा अरेंजमेंट है। चलिए, नोट हुआ? नोट करिए इसे। चलिए, डन। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है, उन्होंने नोट कर लिया, वेरी गुड। ओके, तो अब यहाँ जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, डेफिनेटली इन एक्सरे को एनर्जी जो मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से आ रही है ना। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी? मान लो जो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे, इसको मैंने कहा V। जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं उसको मैंने कहा V। तो V क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। V मैं मान रहा हूं द पोटेंशियल डिफरेंस PD by which electrons are accelerated। ठीक है, एक्सेलरेटेड, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं वो मैंने V मान लिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कितनी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेट होकर आ रहे, क्या आ जाना चाहिए बताइए? EV आनी चाहिए, बिल्कुल सही है ना। और मैक्सिमम जो फोटोन को एनर्जी मिल सकती है यही मिल सकती है, सही बात है ना? यस सर। एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी एक्सरे प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम क्या आ सकती है? EV आ सकती है, सही बात है ना। जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आएगी वो या तो इसके बराबर होगी या इससे कम ही होगी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं लिख सकता हूँ hc/λ। आप यहाँ से लैम्डा के बारे में सोच सकते हो, लैम्डा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा ऊपर ले गया, EV नीचे लाया, hc/EV। तो जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होने वाली है यहाँ पर वो एक लिमिट से ज्यादा होगी हमेशा। एक मिनिमम वैल्यू आ रही वेवलेंथ की, या तो वो या उससे ज्यादा वेवलेंथ आएगी। तो यहाँ जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड
will be Sc by Ev or more, या तो इतनी या इससे ज्यादा। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ क्या प्रोड्यूस हो रही है? Sc अपॉन Ev। लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ जो प्रोड्यूस होती है एक्सरे की, वो क्या प्रोड्यूस होगी? Sc अपॉन Ev। इससे ज्यादा वेवलेंथ का आपको फोटोन नहीं मिलेगा, सॉरी इससे कम वेवलेंथ का फोटोन नहीं मिलेगा। तो जो एक्सरे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो अलग अलग फोटॉन्स मिलते हैं अपन को, मतलब सबकी एनर्जी सेम नहीं है। सब इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं सबकी सब ऐसा नहीं करते कि अपनी पूरी एनर्जी को फोटॉन बनाते हैं, कुछ फोटॉन यहाँ पे कम एनर्जी के भी मिलते हैं। तो जो एक्सरे मिलती है वो सबकी सब सेम फोटॉन नहीं दिखते हमको, फोटॉन्स की वेवलेंथ हमें एक ग्रुप मिलता है, वहां पे हमें एक मिनिमम वेवलेंथ मिलती है और उससे बड़ी बाकी वेवलेंथ मिलती है। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो यहां से निकलने वाले एक्सरे कि मैं वेवलेंथ के साथ उनकी इंटेंसिटी आपको दिखाऊं, मैं एक्सरे का स्पेक्ट्रम दिखाऊं, एक्सरे स्पेक्ट्रम दिखाऊं, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी क्या है वर्सेस वेवलेंथ ये दिखाऊं, इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम बोल सकते हो आप इसको, एक्सरे का इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम, इंटेंसिटी वर्ड लगा लो यहाँ पे, मतलब कि किस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी ऐसा दिखाना चाह रहा हूं मैं। तो मुझे एक मिनिमम वेवलेंथ दिखती है, उससे छोटी वेवलेंथ का तो मुझे कोई फोटोन ही नहीं मिलेगा, उससे छोटी वेवलेंथ का तो मुझे कोई फोटोन ही नहीं मिलेगा, या उससे ज्यादा वेवलेंथ मिलती है। तो हमें जो ग्राफ मिलता है ना एक्सरे का इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, वो कुछ ऐसा मिलता है, इस तरह का कुछ आता है, इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है। एक मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ के फोटोन कुछ भी नहीं मिलता है हमें, वो तो अपन यहाँ समझ ही चुके थे कि एक मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ के फोटोन नहीं मिलेंगे, जो वो फोटोन बनेंगे उनकी वेवलेंथ एक लिमिट से ज्यादा ही होगी, और ज्यादा जो होती है तो भाई एकदम मिनिमम वेवलेंथ के फोटोन भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि इलेक्ट्रॉन टकराए और अपनी सारी एनर्जी का फोटोन प्रोड्यूस कर दे, अपनी एनर्जी का 90% का, 60% का, 70% का, ऐसे फोटोन जो बनते हैं वो ज्यादा आते हैं। तो यहाँ बीच में थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई है, मतलब थोड़ी कम एनर्जी के फोटोन है, तो अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी उससे थोड़ी कम एनर्जी के फोटोन थोड़े ज्यादा बनते हैं। और बहुत बड़ी वेवलेंथ कर दो, बहुत बड़ी वेवलेंथ मतलब बहुत कम एनर्जी, बहुत बड़ी वेवलेंथ मतलब बहुत कम एनर्जी, तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी खूब ज्यादा है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इनकी एनर्जी का 1% का भी फोटोन बना तो वो अच्छी खासी वेवलेंथ आ जाएगी, उनकी एनर्जी का 1% एनर्जी का फोटोन भी बनेगा। तो बहुत कम वेवलेंथ, बहुत बड़ी वेवलेंथ या बहुत कम एनर्जी रेयर पॉसिबल होता है, इसलिए आगे जाके भी इंटेंसिटी कम होती है, बीच में हमें थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? क्या ग्राफ समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको इधर एक कॉन्सेप्ट बताया, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस, और यहाँ पे एक ग्राफ बताया एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है उसका इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलो आप ये नोट करिए, और मैं एक लेटर, एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, BREMSSPRAHLUNG। मुझे भी याद नहीं रहता है, मुझे देख के लिखना पड़ता है ऐसे स्पेलिंग। ठीक है, ये जो ग्राफ है आप बोल सकते हैं दिस ग्राफ इज फॉर दिस रेडिएशन, ब्रेमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन। This graph is for Bremsstrahlung radiation. Bremsstrahlung is a German word. ये जर्मन वर्ड है जो लिखा है ना, दिस इज जर्मन वर्ड, ठीक है, इसलिए मुझे तो उतना प्रोनाउंस करते नहीं आता, ठीक है। तो ब्रेमस्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ बोलते हैं इसे, ब्रेमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन। ये जो ब्रेमस्ट्रॉन्ग वर्ड है इसका मतलब होता है सडन ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग। सडन ब्रेकिंग क्या मतलब है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे बहुत हाई एनर्जी के, वो यहाँ जब टकराते हैं हेवी मेटल टारगेट से, तो बिकॉज ऑफ द हेवी मेटल टारगेट वो सडनली रुकते हैं, सडनली दे गेट डीएक्सेलरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ द सडन डीएक्सेलरेशन दे प्रोड्यूस ईएम वेव ऑफ हाई वेवलेंथ,
दे हाई एनर्जी, दे प्रोड्यूस ईएम वेव ऑफ हाई एनर्जी, या वेवलेंथ कम होती है। तो ये जो अचानक रुकने की वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, ये उन्हीं का तो ग्राफ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्रेमस्टॉर्म रेडिएशन ग्राफ या उसका इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, चलो। अच्छा, तो हम जो ये एक्सरे बना रहे थे, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे, यू कैन राइट कंप्लीट वर्ड कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस नेचर का आता है, एक मिनिमम वेवलेंथ के बाद ये कंटिन्यूअस दिखता रहता है हमको कि हर वेवलेंथ का फोटोन मिल रहा है हमको, इस टाइप से कुछ है। तो कंटिन्यूअस हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के डी एक्सेलरेशन से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसे कंटिन्यूअस एक्सरे भी बोलते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन, इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरे भी कहते हैं। चलो, तो कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ऑफ द सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होते हैं वो टकराते हैं इमिटेड टारगेट से, और टकराने की वजह से डी एक्सलेट होने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब कंटिन्यूअस एक्सरे की बातें करें। और कंटिन्यूअस एक्सरे की एक मिनिमम वेवलेंथ होती है या उससे ज्यादा की वेवलेंथ के प्रोटॉन मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है ना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान है। एससी आप जानते हैं कितना होता है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो सीखते अपन। और नीचे अपन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल दे, नीचे जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दे, तो एंड आपको एंसर में मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को इजीली कैलकुलेट इजीली यूज कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए क्वेश्चन नोट करिए आप। इन अ कुलिश ट्यूब, इन अ कुलिश ट्यूब, देखिए in a Coolidge tube, 10,000 volt potential, 10,000 volt potential is accelerating electron. In a Coolidge tube, 10,000 volt potential is accelerating electron. Find the minimum wavelength of X-ray photon produced. Find the minimum wavelength of X-ray photon produced. 10,000 volt is accelerating electrons. Find minimum wavelength of X-ray photon produced. चलिए try. चलिए इसे try. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, आसान ही रहते हैं इसके क्वेश्चन, ज्यादा टफ होते नहीं है। फॉर्मूला कुछ पता होना चाहिए तो क्वेश्चन आसान है। Any answer? 10,000 volt is used to accelerate electrons. What will be the minimum wavelength of photons produced? Really? मेरी एक्सपेक्टेशन थी इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए था। चलो अब आंसर आ रहे हैं मेरे पास। बाकी बच्चे भी बताइए आंसर, एक ही आंसर आया अभी तक मेरे पास। आस्था, सोना, त्रिलोक, कोई आंसर? असील, प्रियांशु, चलो त्रिलोक का भी आया। उत्कर्ष, दीपांशु आंसर दीजिए।
सिर्फ 2 ही आंसर, ये क्या बात है यार इतनी देर में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो जाएगी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E into V, 10,000 वोल्ट पे 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये एनर्जी को Hc बाय लैम्डा लिख दे, Hc लिख सकते हैं 12420 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो अपन को लैम्डा मिल सकता है, तो लैम्डा आ जाएगा 12420 अपॉन 10,000। 10,000 तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो बस, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 1.242 एंगस्ट्रॉम। आंसर कितना इजी क्वेश्चन था। अरे प्रवीण गलती क्यों हो गई? हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं रखेंगे क्या? क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी मिलाकर ही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। आप अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख रहे हो तो पूरा एसआई में कर रहे हो, मतलब आप तो सारी चीजें एसआई में रखोगे, फिर आप वोल्ट को है ना, एसआई को भी वोल्टेज को भी एसआई में रखो, एचसी की वैल्यू भी एसआई में रखो, तो फिर आपका एसआई में सही आंसर आएगा। हमको पता होता है ना कि एचसी क्या होता है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। यस सर, यस तो सर, नीचे ये ईवी एनर्जी तो होती थी, तो एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया। ठीक है, यस सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आना चाहिए था जल्दी से, पर आई एम डिसअपॉइंटेड कि जल्दी आंसर नहीं आया आपका। चलो थोड़ा रिप्लाई करा करो बच्चों यार, क्या है मतलब, है ना? 2-3 बच्चों का आंसर आया बस, आसान है, दिया, गुड। ओके तो ये हमने ग्राफ पढ़ा फॉर कंटिन्यूअस एक्सरे। इस ग्राफ में अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आधा अधूरा ग्राफ था, मैंने कई चीजें अभी बताई नहीं थी आपको, नहीं बताई थी, उसका भी कारण था, है ना? अब वो बताता हूँ मैं आपको। चलिए तो मैं थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ। सबसे पहले तो ये ग्राफ है ना, कंटिन्यूअस एक्सरे का सही ग्राफ है ये, इसमें कंटिन्यूअस एक्सरे की कोई गलती नहीं, ऐसा कि मैंने कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए गलत बनाया, पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताई थी आपको, जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो अब बताने वाला हूं मैं। देखिए अगर हम एग्जैक्ट इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स को वेवलेंथ के हिसाब से देखें और वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, हर वेवलेंथ की क्या इंटेंसिटी वो, और उनकी वेवलेंथ को प्लॉट करें, तो ग्राफ तो ऐसा आता है, पर उसमें कुछ कुछ वेवलेंथ पे अचानक हमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखती है। अचानक इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है अचानक से। कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है जिसपे इंटेंसिटी बढ़ गई, ऐसा कुछ होता है। इस तरह से कुछ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। समझे? ग्राफ पूरा स्मूथ चल रहा है, कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ ऐसा कंटिन्यूअस जैसा था, लेकिन कुछ वेवलेंथ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, अचानक उस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये हमको एक और चीज दिखती है ग्राफ में, इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जब देखते हैं, सो देयर आर सम वेवलेंथ जिस पर इंटेंसिटी का अचानक से इंक्रीमेंट हो जाता है। भाई यहाँ पे एक स्मूथ इंटेंसिटी का ग्राफ चल रहा था, पर इस वेवलेंथ पे अचानक से इंटेंसिटी बढ़ गई, फिर इस वेवलेंथ पे फिर से बढ़ गई, इस वेवलेंथ पे भी बढ़ गई, ऐसा हमें और भी वेवलेंथ पे दिखता है। So there are some wavelengths at which intensity becomes discontinuous, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और वहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा इंटेंसिटी दिखती है हमको। नॉमिनल जो स्मूथ ग्राफ चल रहा था वो नहीं रहता, वहां पे इंटेंसिटी का अचानक से पीक हो जाता है। ये क्यों हो रहा होगा, ये कोशिश करी हमने समझने की। हमने कई अलग अलग मेटल टारगेट मेटल अलग अलग लेके देखा, तो ये वेवलेंथ बदल गई। जिन वेवलेंथ पे ऐसा हो रहा था ना कि पीक आ रहा है, वो वेवलेंथ बदल जाती है। These wavelengths are dependent on the type of metal used. जिस वेवलेंथ पे पीक हो रहा है ना, ये जो वेवलेंथ आ रही थी, ये वेवलेंथ जो भी वैल्यू थी, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, दिस लैम्डा जिन पे पीक आता था, ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है लैम्डा फॉर सडन पीक, आर
डिपेंडेंट ऑन टारगेट मेटल। जो हमने हेवी मेटल लगाई थी ना, हेवी मेटल पे डिपेंड करता था, मैं हेवी मेटल बदल दूं तो वेवलेंथ बदल जाती है, जिसपे अचानक से पीक आता है। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या बताया मैंने? यस सर। है ना? सो ये जो भी फिनोमेना है कि सम वेवलेंथ पे अचानक पीक है, कहीं ना कहीं ये टारगेट मेटल से डिपेंडेंट है। तभी तो ऐसा हो रहा है कि टारगेट मेटल बदलने से इन वेवलेंथ की वैल्यू बदल रही है। कहीं ना कहीं इसका रोल जो है वो टारगेट मेटल का है। ये समझ में आ रहा है? सभी बताइए। यस, वेरी गुड। सो हमने समझने की कोशिश करी कि क्या हो रहा होगा यार, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि टारगेट मेटल पे डिपेंडेंसी आ रही है और कुछ वेवलेंथ पे पीक बन जाता है, अचानक से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो हमने थोड़ा सोचने की कोशिश करी, तो हमने देखा है यार, हम एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को है ना बम्बार्ड कर रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे हैं ऑन अवर टारगेट मेटल। हमने जो भी मेटल ली है उस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। अच्छा, मेटल के अंदर क्या होता है? एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जैसे कोई एटम का हम अंदर इंटरनल इमेजिनेशन करते हैं, ये उसका सपोज न्यूक्लियस है और उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल एंड सो ऑन, के एल एम और सो ऑन, है ना? ऐसे ऑर्बिट से इसके अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, एल में ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं ना? अच्छा, 8 होते हैं क्या? वेरी गुड, यस बोल दिया, 7 बोला था मैंने। 8 8 हाँ, अच्छा ठीक है, 8 होते हैं। ठीक है, हाँ 8। और फिर अगली में और ज्यादा होते हैं। अब तुम बनाते रहना यार कितने होते हैं ना, मैं एक एक गिन के नहीं बना रहा, आप बना लेना। ठीक है, चलो मैंने ऐसे बना दिया, आप अपने हिसाब से अच्छे से बनाते रहना। तो ये कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है एटम के अंदर जैसा हमें नॉलेज है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं ये अपने अपने ऑर्बिट में है, लेकिन जो तुमने कुलिश ट्यूब में इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट करी थी, याद करो, कुलिश ट्यूब में इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी से आते हैं और हेवी मेटल टारगेट पर टकराए। तो जो हेवी मेटल टारगेट पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे वो अंदर अंदर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ऐसा थोड़ी कि सरफेस पे कुछ चीज लगी जिसको इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगी, तो अंदर एटम से जो टकरा रहे होंगे जाके वो, तो एटम से टकराएंगे, तो एटम के किसी इलेक्ट्रॉन से तो टकरा सकते हैं। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत हाई एनर्जी का आ रहा है वो उसके किसी इलेक्ट्रॉन से जो टकरा सकता है? तो कोई इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था which was carrying very high energy, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था which was striking इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आके टकराने वाला ये वो है, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है ना? और ये एनर्जी लेके आ रहा था खूब ज्यादा, इसकी वजह से है ना, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा अगर, तो उसको उसकी जगह से नॉकआउट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका खूब सारी एनर्जी, वो बोलेगा तू भी ले ले थोड़ी एनर्जी, चल यहाँ से क्या कर रहा है, ये बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन इसके पास, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर जा सकता है, आयनाइज हो सकता है ना एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसको टकराकर इसको एनर्जी दे सकता है जो इसे अनबाउंड होने के लिए चाहिए, यहाँ से निकलने के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था उसने क्या करा, टकराने से एनर्जी ले ली और यहाँ खाली जगह बन गई, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से नॉकड आउट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया, दिस इज नॉकड आउट। ठीक है, सो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराकर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से नॉकआउट कर सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं, टकराकर उसे एनर्जी दे देंगे और वो भी बाहर चले जाएगा। ये खुद तो अभी भी बहुत एनर्जी रख रहा है तो ये यहाँ बंधेगा नहीं, ये भी बाहर निकल जाएगा, और इसने टकराने की वजह से थोड़ी एनर्जी इसको दे दी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। बताओ, दिस इज पॉसिबल? बोलिए, सही है? क्या बात जम रही है आपको कि नहीं जम रही? बताओ। यस सर। ओके, थैंक यू, है
ना, तो सबको क्लियर है कि ऐसा हो रहा है। वेरी गुड। सो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन आया, बहुत हाई एनर्जी लेके आया, उसने हेवी मेटल टारगेट से कोलिजन करा, हेवी मेटल टारगेट के एटम्स से कोलिजन करा, एंड इन एटम में से कुछ को हो सकता है कि वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। अब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो यहाँ खाली जगह क्रिएट हुई, खाली स्पेस क्रिएट हुआ। खाली स्पेस है लोअर ऑर्बिट्स में, किसी के शेल में अगर वैकेंसी है तो के शेल में खाली स्पेस को देखकर ऊपर के इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, वो आना चाहेंगे, आना Yes, चाहेंगे। बिल्कुल सही बात, आना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा चल मैं तेरे को भर देता हूँ स्पेस को, नीचे आ जाता हूँ मैं। वो इलेक्ट्रॉन नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उसका एनर्जी ज्यादा थी, नीचे आएगा, नीचे एनर्जी कम है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस का वो फोटोन इमिट करता है। जो एनर्जी उसकी कम हुई वो फोटोन के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है, याद आ रहा है, लाइट। लाइट Yes, प्रोड्यूस sir. होती है, हीलियम प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से ना फोटोन प्रोड्यूस होगा, यहाँ से फोटोन प्रोड्यूस होगा। कितने एनर्जी का होगा, कितनी एनर्जी होगी इस फोटोन की, बताओ कितनी एनर्जी होगी इस फोटोन की। एच न्यू तो लिखते हैं, न्यू क्या होगा फिर, कैसे निकालेंगे न्यू, भैया जो एनर्जी डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स का, उसी एनर्जी का तो फोटोन आएगा। जो भी इनका एनर्जी डिफरेंस होगा है ना, उसी एनर्जी का तो फोटोन आएगा। इस एनर्जी लेवल की वैल्यू मान लीजिए आपको ये एल शेल दिख रहा था ना, ये एल बोला था ना ऐसे, तो ये एनर्जी ऑफ एल शेल जो भी होगी और एनर्जी ऑफ के शेल जो भी होगी इनका डिफरेंस होगा। एल की एनर्जी के से ज्यादा होगी तो जो भी फोटोन निकलेगा इसकी एनर्जी ऑफ फोटोन वो होना चाहिए एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल। जो भी एनर्जी डिफरेंस रहा होगा दोनों एनर्जी शेल्स का, उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन निकलेगा। सो इस तरह की चीजें पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, ये जो फोटोन निकलेगा, जब भी निकले, जब भी कोई भी स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन आए वो अंदर की के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे और एल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, जब भी ये प्रोसेस होगी क्या फोटोन अलग अलग एनर्जी के आएंगे। मान लीजिए हजारों एटम, लाखों एटम है, करोड़ों एटम है वहां, तो 10⁻1 अगर मैंने मोल भी ले लिया तो एक मोल में 10⁻23 एटम होते हैं। 10⁻23 एटम में से 10⁻3 एटम्स में भी सपोज ऐसा हो रहा है कि के शेल में वैकेंसी हो रही है और एल शेल का इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो जितने भी बार फोटोन बनेंगे ये, उतनी बार सबकी वेवलेंथ सेम आएगी ना, सबकी एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ सेम आएगी ना, बताओ। यस, सभी बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं। तो अगर इनकी एनर्जी सेम आएगी, हमेशा वेवलेंथ सेम आएगी, तो सेम वेवलेंथ कई सारे फोटोन होने की वजह से उन वेवलेंथ में मुझे पीक मिलेगी ना। अच्छा, एक ही वेवलेंथ में मुझे खूब सारे फोटोन दिख रहे हैं इसलिए वहां पे इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, यहाँ मल्टीपल वेवलेंथ क्यों होती है, ऐसा ऐसा क्यों होता है कि कई सारी वेवलेंथ हमें दिखती है पीक वाली? एनी गेस, एनी गेस? किसी और सेल से भी टकरा सकता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, किसी और शेल से भी टकरा सकता है। मैंने के शेल में वैकेंसी दिखाई, हो सकता है ना एल शेल में वैकेंसी बने, एम शेल में वैकेंसी बने, ये भी तो हो सकता है। अभी मैंने एल का इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा कि इसको थोड़ी मना करा किसी ने कि तू नहीं आ सकता यहाँ, यस सर, है ना। अब यहाँ पे मान लो ये आ नहीं पाया, उतनी देर में ये आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। भैया अलग अलग शेल्स देखो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो सबके इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं, किसी को किसी ने मना थोड़ी करा है, ठीक है। अगर के में खाली जगह है तो एल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एम का आ सकता है, एन का आ सकता है, और भी ऊपर से आ सकता है। अगर एल में खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है तो उसे भरने के लिए एम से आ सकता है, एन से आ सकता है। अगर एम में खाली जगह है उसे भरने के लिए एन से आ सकता है, और भी ऊपर से आ सकता है। और इन सब की एनर्जी अलग होगी, बिकॉज ये जो एनर्जी डिफरेंसेस आएंगे सब अलग अलग आएंगे। दैट्स व्हाई मुझे कई सारे ऐसे फोटोन मिलेंगे जो मल्टीपल टाइम्स इमिट हो रहे हैं, इसलिए उनकी वेवलेंथ पे मुझे अचानक हाई इंटेंसिटी बढ़ते दिखना चाहिए। और ये फोटोन डेफिनेटली, ये फोटोन जो है डेफिनेटली वो एक ही जो जो हमारी टारगेट मेटल है उस पर डिपेंड करेंगे कि क्या एनर्जी आने वाली है इनकी। तो ये एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी शेल्स का एनर्जी डिफरेंस, ये न्यूक्लियस के एटॉमिक चार्ज पे, न्यूक्लियस का चार्ज जो उस पर डिपेंड करेगा।
मतलब एटम्स के चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट मेटल में डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, दैट्स व्हाई वहां पे एनर्जी डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो जैसे जैसे आप टारगेट मेटल बदलोगे तो वो वेवलेंथ जिन पे इंटेंसिटी बढ़ रही थी वो वेवलेंथ बदलेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो वेरी गुड। सो हमारे पास एक हमने फिनोमेना पढ़ा, हमने एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पढ़ा कि अचानक कुछ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर उसको एक्सप्लेन करा। अब ये जो वेवलेंथ है जिन पे इंटेंसिटी ज्यादा आती है या ये फोटॉन्स जो ये इस तरह की प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटॉन। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटॉन। यू कैन राइट इट डाउन, these photons are called characteristic X-ray photon. These photons are called characteristic X-ray photon because this is property or characteristics of the target metal. Target metal की प्रॉपर्टी है कि इनकी वेवलेंथ क्या आएगी, इसलिए इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन। नोट करिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन, नोट करिए। सर क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटॉन। थोड़ा सा लिखा देता हूं मैं, क्या आप लिखेंगे खुद से? बताओ क्या सर, क्या लिखना है? क्या थ्योरी जो पढ़ी हमने लिखना है? आप लिख लेंगे खुद से कि मैं लिखाऊं? थोड़ा आप लिखवा दीजिए सर। मैं लिखवा दूं? अच्छा चलो, मुझे लगा ही था आप ऐसा बोलेंगे। लिखो, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, है ना, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। किताब से पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है बच्चों, ठीक है? तो मैं तो बहुत शॉर्ट में एकदम रिकैप हो जाए बस ऐसा लिखाने वाला हूँ, ठीक है? लिखिए, लिखो। when high energy नहीं, थोड़ा सा गलत लाइन हो रही है, ऐसा लिखो, when electrons with high energy strikes heavy metal target, when electrons with high energy strikes heavy metal target, these electrons may, when electrons with high energy strikes heavy metal target, these electrons may knock out, or orbiting electrons, these electrons may knock out orbiting electrons of target atoms, when electrons of high energy strikes heavy metal target, these electrons may knock out orbiting electrons of target metal atom, which creates vacancy in atoms, atoms में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। these vacancies when filled with electrons orbiting in higher energy levels, photons are emitted. These vacancies when filled with electrons orbiting in higher energy levels, photons are emitted, which have energy
फोटॉन्स के बारे में लिख रहे हैं, which have energy of the energy difference, which have energy of the energy difference of the two energy levels. Which have energy of the energy difference of the two energy levels. जिन दो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हुआ है, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आया है, तो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस देखो, इस एनर्जी का फोटोन निकलेगा। These photons are called characteristic X-ray photons. These photons are called characteristic X-ray photons. These photons are called characteristic X-ray photons. बोर्ड पे डायग्राम वगैरह सब बना लो, कुछ भी समस्या है तो बताओ, अभी तक कोई भी लाइन समझ नहीं आई है तो बताइए। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन, यस। क्या सब चीज क्लियर है? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस, ओके, वेरी गुड आस्था। चलिए, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फोटोन जो इमिट हो रहे हैं वो तो कई टाइप के हो सकते हैं। हमने बात डिस्कस करी थी कि कैरेक्टरिस्टिक फोटोन मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, ये बताया था मैंने डायग्राम में। अच्छा, के शेल में इलेक्ट्रॉन आए किसी हायर एनर्जी लेवल से, तो हम इन फोटॉन्स को बोलते हैं के वाले फोटोन, के सीरीज फोटोन। इन फोटॉन्स को कहते हैं के सीरीज फोटोन। और के सीरीज में भी अगर जस्ट एक ऊपर के एनर्जी लेवल से फोटोन आता है तो इस वाले फोटोन का नाम दिया जाता है के अल्फा। ये सेकंड एनर्जी लेवल से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आता है इसका नाम दिया जाता है के बीटा, इसका नाम दिया जाता है के गामा। हमने फोटोन के नाम दिए हुए, हमने फोटोन को नाम दिए हुए। के सीरीज के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए, इससे जो फोटोन बनेगा उसे बोलेंगे के सीरीज का फोटोन। के सीरीज के फोटोन में भी के में इलेक्ट्रॉन आए एल से तो उसे बोलते हैं के अल्फा, एम से आए तो के बीटा, एन से आए तो के गामा। ये बात समझ में आ रही है कैसे नाम दिए हमने इनको? अगर फाइनली इलेक्ट्रॉन के में आ रहा है, फाइनली इलेक्ट्रॉन के में आ रहा है तो के सीरीज का फोटोन बनेगा। एक ऊपर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो जो फोटोन आएगा उसे के अल्फा। सेकंड ऊपर से आ रहा है, मतलब कि दो लेवल ऊपर से आ रहा है तो उसे बोलेंगे के बीटा। तीसरे लेवल से नीचे आ रहा है तो के गामा, ऐसा अपन नाम देते हैं। चलिए, अच्छा, इनमें जो के बीटा और के गामा हो गए ना, ये कम प्रोबेबल होंगे बनना और के अल्फा ज्यादा प्रोबेबल होगा। के सीरीज के शेल में अगर वैकेंसी है तो ऐसा ज्यादा होगा कि एल वाला इलेक्ट्रॉन इसे जंप करके फिल कर दे, एल वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से जंप करके आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और यस सर, इसके ऊपर जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है पर कम है, क्योंकि एल वाला पास में है तो हो सकता है वो पहले फिल कर दे। समझ में आ रहा है? जब जब के शेल में वैकेंसी होगी, जब जब के शेल में वैकेंसी होगी तो एल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये ज्यादा प्रोबेबल होगा। यहाँ वाली एम का इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इसकी टेंडेंसी कम होगी या प्रोबेबिलिटी कम होगी। ये समझ में आ रहा है सभी बच्चे? यस सर, इसका मतलब ये हुआ के अल्फा, के बीटा, के गामा में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के अल्फा की। के अल्फा ज्यादा बनेंगे, के अल्फा के फोटोन ज्यादा आएंगे इनके फोटोन, तो इनकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, के बीटा की इंटेंसिटी कम होगी, के गामा की उससे भी कम होगी। समझ में आ रहा है? अगर तीनों की इंटेंसिटी कंपेयर करें तो के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा, के बीटा की कम, के गामा की उससे भी कम। अच्छा, एनर्जी की बात करें तो के गामा की एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें दिख रहा है साफ साफ, यस सर, है ना? मैं अगर यहाँ साइड में लिखूं एनर्जी ऑफ के गामा वो ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी ऑफ के बीटा उससे कम होना चाहिए, और एनर्जी ऑफ के अल्फा इन तीनों में सबसे कम होना चाहिए। एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ पे रिलेशन उल्टा हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ के गामा सबसे छोटी होगी, वेवलेंथ ऑफ के बीटा उससे बड़ी होगी, और वेवलेंथ ऑफ के अल्फा सबसे बड़ी होगी इन तीन में। तो के सीरीज के जो फोटोन होते हैं उनमें के अल्फा की वेवलेंथ सबसे बड़ी आती है, उससे कम के बीटा की, उससे कम के गामा की। और इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके बनने की होती थी? के अल्फा की।
उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती थी। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अच्छा, एल सीरीज, एम सीरीज, इन सब के अंदर जो एनर्जी आएगी वो के से तो कम आएगी ना, क्योंकि एल और के का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे हाइड्रोजन में याद करो तो ये 10.2 होता था और ये एनर्जी डिफरेंस कम होता था, है ना। तो के सीरीज के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, एल सीरीज, एम सीरीज और सो ऑन बाकी सीरीज से। तो के सीरीज के फोटोन की एनर्जी ज्यादा, तो उनकी वेवलेंथ कम। तो सबसे कम वेवलेंथ के जो ग्रुप बनेंगे वो के सीरीज के होंगे, सबसे कम वेवलेंथ के ग्रुप बनेंगे के सीरीज के होंगे। और मान लो ये तीनों के सीरीज के, मान लो ये तीनों के सीरीज के, तो इनमें से बड़ी वेवलेंथ के अल्फा होगी, ये के अल्फा होना चाहिए, इसके बाद वाली के बीटा, और सबसे छोटी वाली है के गामा होना चाहिए। ऐसा कंपेयर करो तो हम बता सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 3 के सीरीज के फोटोन है, एक के अल्फा, एक के बीटा, के गामा है। तो कौन सा के अल्फा, कौन सा के बीटा, कौन सा के गामा बताओ। डेफिनेटली जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो के गामा, उससे बड़ी के बीटा, और सबसे बड़ी जो इन तीन में है वो होना चाहिए के अल्फा। अगर ये तीनों के सीरीज के तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। है ना। और देखो के अल्फा की इंटेंसिटी भी ज्यादा है तीनों में, इसका पीक ज्यादा है, देखो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। मैंने बताया था यहाँ पे कि ज्यादा प्रोबेबल होता है कि अल्फा इन तीनों में। आ रही बात समझ में? है यस सर। चलो वेरी गुड। अब ऐसे एल के बारे में बात करते हैं। अभी अपन ने के की बातें करी है, एल की बातें करते हैं। तो एल में भी हम ऐसे नाम दे सकते हैं। एम से इलेक्ट्रॉन एल आए तो उसे बोलेंगे एल अल्फा, एन से आए तो उसे बोलेंगे एल बीटा। एक और दिखा सकता हूँ एल गामा, अभी मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे तो बस ठीक है, 2 दिखा देता हूँ, एल अल्फा, एल बीटा। एनर्जी कंपेयर करो, किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम होगी बताओ। एल बीटा की एनर्जी ऑफ एल बीटा, वेरी गुड, ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ एल अल्फा से। तो वेवलेंथ क्या, रिलेशन क्या होगा? उल्टा। यस सर। वेवलेंथ ऑफ एल बीटा छोटा होगा वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा से। पर कौन ज्यादा बनने की टेंडेंसी होगी इसमें से, किसके फोटोन ज्यादा? अल्फा वाले, बिल्कुल सही। तो अगर इन मान लो ये 3 मैंने बोला एल सीरीज के फोटोन है, ये 3 एल सीरीज के, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए एल अल्फा? बड़ी इंटेंसिटी वाला। ये वाला सबसे इधर, ये एल अल्फा सबसे बड़ी वेवलेंथ भी होती है उसकी, उससे कम वेवलेंथ एल बीटा, उससे भी कम वेवलेंथ एल गामा। समझे? यस सर। मान लो आगे मैंने इधर एक और पीक दिखा दी, तो ये किसका होगा फिर एल के बाद? एम सीरीज, बिल्कुल सही, है ना। तो हो सकता है मैंने 2 दिखाई, तो हो सकता है ये एम अल्फा हो और ये हो सकता है एम बीटा हो, है ना। ऐसा आगे भी बना सकते हो आप, ठीक है। यस सर। तो ये अपन ने कुछ चीजें देखी इनकी। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ के अल्फा, तो कैसे निकालोगे? अगर आपको मैंने सारे एनर्जी शेल की एनर्जी दे दी, आपको के शेल की, एल शेल की, एम शेल की, सब एनर्जी शेल की एनर्जी पता है, तो बताओ एनर्जी ऑफ के अल्फा कैसे निकालोगे? बताओ। इन हर शेल की एनर्जी पता है आपको, और मैं पूछ रहा हूं एनर्जी के अल्फा फोटोन की क्या आनी चाहिए, तो बताओ क्या बताओगे, जल्दी बताओ। बोलो। अरे यार क्या बात है, ये तो आसान चीज पूछ रहा हूँ मैं कब से, क्या कैसे सर? बताओ? हाँ हाँ, प्रवीण ने लिख दिया आंसर, वेरी गुड प्रवीण। आशा ने भी लिख दिया, वेरी गुड। एनर्जी ऑफ के अल्फा निकालना है, तो के अल्फा फोटोन बनता कब है? जब इलेक्ट्रॉन एल से के में आए। तो एनर्जी ऑफ एल और एनर्जी ऑफ के शेल का डिफरेंस ले लो। एनर्जी ऑफ के अल्फा शुड बी एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल। बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी ऑफ एल अल्फा लिखूंगा अगर, तो आएगा एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ एल शेल। देखो एल अल्फा में यही होगा, यस इन सर। दोनों का डिफरेंस ऑफ एनर्जी लिख दूंगा, एल अल्फा की एनर्जी, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, एनर्जी ऑफ के बीटा क्या लिखना चाहिए मुझे? एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ के। एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ के। अच्छा, एनर्जी एच सी बाय लैम्डा होती है, ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ के अल्फा, ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा ऑफ के बीटा, और ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ के बीटा, नहीं सॉरी ये एल अल्फा था, और ये हो जाएगा के बीटा।
ठीक है, ध्यान से देखो इन तीनों इक्वेशन को, कुछ कुछ होगा, ध्यान से देखो तीनों इक्वेशन को। यस सर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? तीनों का सम 0 आ रहा है। अरे उस हाँ ठीक है, पहले और दूसरी का सम, पहले और दूसरे का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। तीसरे के बराबर आ रहा है। ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। हमें दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा, या फिर यहाँ पे लेमडा का रिलेशन निकाल सकते हैं इससे अपन, इससे आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा ऑफ के बीटा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा ऑफ एल अल्फा प्लस 1 अपॉन लेमडा ऑफ के अल्फा। ये रिलेशन बन जाएगा, अगर आप ध्यान से करें तो आपको ये रिलेशन बनते दिखेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। ऐसे ही हम और भी रिलेशन वगैरह बना सकते हैं, ऐसे ही हम और भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, आप अभी मैंने एल अल्फा के अल्फा ये सब का रिलेशन बनाया, आप ऐसे ही और भी रिलेशन बना सकते हो। चलो, तो आप अब खुद बनाते रहना बाकी रिलेशन, तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता दी है। ठीक है, अब आगे क्या आप खुद सोच सकते हो। तो जस्ट नोट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जल्दी से नोट करो, फिर अपन एक चीज और समझेंगे। नोट करिए। जल्दी से नोट कर लो ये छोटी छोटी चीजें। चलो डन। अच्छा, फिर अब मुझे बताओ, हाउ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म, हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म। मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं, मुझे जगह चाहिए, तो बताइए हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म। एनीवन? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। यस, किसने बोला एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में बनाओ? कैसे समझ में आया एटॉमिक नंबर? मेंडलीफ ने तो टेबल बनाई थी, मेंडलीफ ने टेबल बनाई थी, मेंडलीफ ने टेबल एटॉमिक वेट से बनाई थी, एटॉमिक नंबर से नहीं बनाई थी। नील्स बोहर बोला है, श्रेयस बोल रहा है। सबसे अच्छा आंसर खुशी का आया। खुशी बोल सकते हो, सब बच्चों को माइक से बता सकते हो क्या बोला आपने? खुशी बच्चों को माइक से बता सकते हो? खुशी ने एवरीवन को मैसेज कर दिया, वेरी गुड। तो मोजलेस लॉ, मोजलेस लॉ वाज द बैकबोन और द इंपॉर्टेंट लॉ आफ्टर विच मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल केम इनटू एग्जिस्टेंस। मोजले ने क्या ला दिया था कि भाई जो फंक्शन, जो चीज है जिसके फंक्शन, जिसका फंक्शन होता है प्रॉपर्टीज, वो है एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। मेंडलीव को लगा था चीजें एटॉमिक वेट के हिसाब से गवर्न होती है, पर मोजले ने बोला नहीं, चीजें एटॉमिक नंबर से गवर्न होती है। तो क्या गवर्न होती है, मोजले ने क्या लॉ दिया था, वो समझने वाले अपन, है ना, मोजलेस लॉ। और मैं आपको डेरिवेशन बताने वाला हूँ मोजले लॉ का, है ना। ये जो डेरिवेशन बताने वाला हूँ, ये थोड़ा थोड़ा बोहर मॉडल यूज करके बताऊंगा मैं, थोड़ा बोहर मॉडल का आइडिया लेके बताऊंगा। चलो, मोस्ले, हाँ बोलिए बोलिए, हम मोजलेस लॉ देखने वाले हैं। तो देखो, एनर्जी ऑफ के अल्फा, के अल्फा के बारे में ध्यान से देखो। के अल्फा की एक्चुअली क्या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अल्फा की आती है, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है।
तो के अल्फा हमने अलग अलग तरह के टारगेट मेटल के लिए निकाल लिया, उनकी वेवलेंथ क्या है वो फाइंड कर ली के अल्फा को। अब के अल्फा की जो एनर्जी होना चाहिए वो ये होना चाहिए थी। अगर मैं उस इक्वेशन से देखूं तो एनर्जी ऑफ के अल्फा it should be Sc upon lambda of k alpha या h into frequency of k alpha, h into frequency of k alpha। इसको लिखना चाहिए मुझे एनर्जी ऑफ L शेल माइनस एनर्जी ऑफ K शेल। अब बोहर के हिसाब से जो किसी शेल की एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन में किसी शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसे याद करो मैंने RCH लिख पाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अपन RCH भी लिखते हैं, तो माइनस RCH तो Z² बाय n स्क्वायर होती है। L के लिए n को डाल देंगे 2 और K के लिए n को डाल देंगे अपन 1, ये होती है। ठीक है, तो ये अगर मैं लिख दूं तो h ऑफ न्यू ऑफ के अल्फा इक्वल टू आ जाना चाहिए मेरे पास, ये माइनस माइनस प्लस पीछे वाला टर्म आगे लिख दूंगा RCH इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर अलग लिख दिया। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर ये आप Z कैसे लिख सकते हो, मोजले ने बोहर ने जो हमें दिया था मॉडल उसका, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। अभी आपका जो न्यूक्लियस है उसके अबाउट K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और L शेल में और भी इलेक्ट्रॉन थे। अब K के 2 में से एक की वैकेंसी आई है, तभी K शेल का फोटोन, K सीरीज का फोटोन बनेगा। K में वैकेंसी होती है तो K सीरीज का फोटोन आता है। K में वैकेंसी है, K में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक गायब हो गया तो अभी भी एक बचा है, अभी भी एक बचा है। न्यूक्लियस के आसपास K शेल में एक इलेक्ट्रॉन अभी भी घूम रहा है और L का इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहता है, L का इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहता है, तो अभी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को कम दिखेगा ना। क्या न्यूक्लियस का पूरा चार्ज L का इलेक्ट्रॉन फील कर पाएगा, बताओ? नो सर। बिल्कुल सही है ना, न्यूक्लियस का पूरा चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर जो भी चार्ज है Z into E, उसके आसपास K शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन L का इलेक्ट्रॉन K के इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा न्यूक्लियस का चार्ज फील नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से थोड़ा रिपल्शन वगैरह भी होगा, न्यूक्लियस शील्ड हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द शील्डिंग कॉन्सेप्ट Z पूरा फील नहीं होना चाहिए। बच्चों ने आर्ग्यू करा तो हमने बोला सही बात है बिल्कुल, तो Z पूरा फील नहीं होना चाहिए, तो एक काम करते हैं Z को Z इफेक्टिव लिख देते हैं, ZEFF, EFF मतलब इफेक्टिव, Z को मैंने Z इफेक्टिव कर दिया। मतलब जो भी Z फील हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल Z माइनस समथिंग हो जाएगा। देखो H से H कैंसिल हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ K अल्फा ये आ गया RC, ये नंबर क्या हो रहा है 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू Z को मैं लिख सकता हूँ, Z इफेक्टिव को लिख सकता हूँ Z माइनस सम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो भी Z था माइनस जो भी स्क्रीनिंग हो गई, थोड़ा कम हो गया Z, इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ? यस सर। मैंने मान लिया कि Z इफेक्टिव इज एक्चुअल Z माइनस सम स्क्रीनिंग कांस्टेंट D, ऐसा मैंने ले लिया, थोड़ा कम हो गया होगा Z इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये इक्वेशन बनी। इसका अगर रूट ले लूं, इसका रूट ले लूं तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ K अल्फा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 RC/4 इंटू Z माइनस D। RC/4 इंटू 3, ये जो रूट ऑफ दिस, ये जो नंबर है इसको अपन एक ए जैसा मान लेते हैं, A इक्वल टू √3 RC/4, एक नंबर लिख दिया मैंने, लेट अपन √3 RC/4 को ए लिख देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ K अल्फा सम कांस्टेंट इंटू Z माइनस सम कांस्टेंट। यहां से समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ K अल्फा का रूट अगर लूं मैं, K अल्फा फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी आती है उसका अगर मैं रूट लूं और फिर उसका मैं Z के साथ ग्राफ बनाऊं, तो इक्वेशन मुझे बता रही है कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बताओ कैसा ग्राफ बनना चाहिए? सर ये B कैसे आया सर? B कैसे आया? B मैंने एक नंबर माना है, Z थोड़ा कम दिख रहा है हमको, ये समझ में आ रहा है आपको? न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन जो L शेल का है, तो थोड़ा कम फील कर रहा है, तो Z को थोड़ा कम कर देते ना, माइनस कुछ कांस्टेंट कर देते, B कर देते। अरे कम करने के लिए कुछ भी ले लिया, B ले लिया मैंने, आपकी इच्छा, आप कुछ और लिख देना, ठीक है, मैंने एक सिंबल ले लिया B सर। चलो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ K अल्फा का रूट, इसको मैं Y जैसा लूं,
और z को x दिशा लो, तो इक्वेशन क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आ गई, बिल्कुल सही। तो यहाँ से ग्राफ बना के स्ट्रेट लाइन का। मोजले को ये कुछ भी थ्योरी नहीं पता थी, उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट करके पता करा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। मोजले को पता चला कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा का रूट और z का ग्राफ बनाया जाता है तो वह स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसा कुछ। उन्हें तो कुछ पर्टिकुलर z के लिए बस फ्रीक्वेंसी पता थी, तो उन्होंने कुछ z के लिए जो उनको फ्रीक्वेंसी पता थी उनके लिए ग्राफ बनाया, और इन सारे पॉइंट्स जिन जिन z को उन्हें फ्रीक्वेंसी पता थी वो हर z के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक पॉइंट है। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए उन्होंने कोशिश करा ग्राफ बनाने की, तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन करा। ये ग्राफ कहीं पर यहाँ कट करता है। अगर हम के अल्फा की बात करते हैं तो उसके लिए b की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है 1, तो 1 पे कट करता है। b 1 होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा के लिए b 1 आता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 आता है। तो ये ग्राफ मोजले को एक्सपेरिमेंट से पता चला, और बोहर मॉडल से भी थोड़ा सा बोहर मॉडल लगा के हमने डिराइव कर लिया। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा था कि जो क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था ना बोहर का, वो कहीं काफी हद तक सही है। हर इलेक्ट्रॉन जो अपनी शेल में ऑर्बिट कर रहा है उसकी कुछ फिक्स एनर्जी होती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन दो शेल्स में ट्रांजिट करता है तो फोटॉन इमिट होते हैं। ये जो थ्योरी थी जिसको लेके मैंने सब डिराइव करा, और प्रैक्टिकली वही चीज मिल गई मुझे। ये प्रैक्टिकली पहले मिला था, आपको तो मैंने उल्टा बताया, आपको पहले थ्योरी समझाई फिर ग्राफ बताया, पर एक्चुअली उल्टा हुआ था। पहले हमें ग्राफ पता चला था जिससे मोजले ने ये इक्वेशन बोली थी कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर बोहर वगैरह के कॉन्सेप्ट से ये बन गई। तो इससे बोहर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली लोगों ने फिर मानना स्टार्ट करा, मतलब बोहर मॉडल हमें सही चीज बता रहा है ऐसा मानना स्टार्ट करा। समझ में ये बात? यस सर। चलो अब इसका मोजले लॉ समझ में आया कि मोजले लॉ क्या है? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा is a linear function of atomic number of element, is a linear function of atomic number of element. ये इक्वेशन is Moseley's law, this equation is Moseley's law, ये ग्राफ मोजले लॉ है। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, इस पे कई क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो z की वैल्यू दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं या लैम्डा पूछ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लैम्डा दोनों निकाल सकते हो आप, अगर फ्रीक्वेंसी आ गए तो लैम्डा बता सकते हो। a की वैल्यू लिखिए ऊपर, r आपको पता है रेडबर्ग कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, 3 और 4 नंबर है, रूट लेना है। कांस्टेंट है सर। हाँ सर कांस्टेंट ज्यादा है सर, कांस्टेंट टर्म्स। हाँ कांस्टेंट टर्म ही है, तो उसका वैल्यू कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं, नहीं देंगे तो निकाल भी सकते हैं हम। b की वैल्यू 1 होती है के अल्फा के लिए, के अल्फा के लिए b 1 होता है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। हमें दो अलग अलग एलिमेंट के, हमें अगर के अल्फा की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है तो वो कर सकते हैं, रेशो ले सकते हैं। रेशो लेंगे तो उनका जो z है बस वो पता होना चाहिए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा का रेशो निकाल सकते हैं अपन। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलो इसके बेसिस पे तो ये मोजले लॉ हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चन आते हैं। चलो नोट कर लीजिए इसको। बच्चे पूछ रहे जेड इफेक्टिव क्या बता दूं? जेड इफेक्टिव मतलब क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज एल शेल का इलेक्ट्रॉन फील नहीं करेगा, क्योंकि के में भी एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे? के में भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, एक तो है, तो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज एल को फील नहीं होगा, कुछ कम फील होगा। तो कम फील हो रहा है इसलिए मैंने जेड को इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव थोड़ा कम कर दिया, जेड माइनस बी कर दिया, ठीक है? इसको जेड माइनस बी जैसा ले, समझे लोग? क्लियर हुआ लोग? इज दिस क्लियर? यस। ओके लोग, वेरी गुड। ओके, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए ये सब। खुशी पूछ रही है एच क्या है, खुशी पूछ रही है एच क्या है। एच अपना प्लान कांस्टेंट है बेटा, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन आरसीएच भी लिखते थे ना, याद करो? यस सर, रेडबर्ग। हाँ, 1 रेडबर्ग एनर्जी क्या? ए ये कांस्टेंट, ये इसको मैंने ए लिख दिया। यस सर। जैसे मतलब किसी को कुछ नाम दे देते ना अपन, जैसे आपको खुशी नाम दिया है, तो हर किसी को चीज को एक नाम दे जाता है, मतलब चीजें ताकि आसान हो जाए, रेफरेंस उनको बताना आसान हो जाए। तो ये जो नंबर दिख रहा है √3 R3/4, अब कौन बार बार ये बोलते रहेगा √3 R3/4? उसको नाम दे दिया ए,
तो आसान हो गया, बातचीत की भाषा अपनी आसान हो गई कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज a into z minus b where a is this। तो थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को, अपन क्या सिंबल दे दो, नाम दे दो, तो उससे क्या आसान होती है बात करना उनके बारे में। चलो तो नोट करिए फटाफट। ओके चलो ठीक है। अब आज काफी बच्चे आप मुझे पूछने वाले भी हो, मेरे को लग ही रहा था कि ये ना कब छोड़ेंगे ऐसा बोल रहे हो, तो ठीक है। अपना एक्सरे काफी कंप्लीट हो गया है, छोटी मोटी सी चीजें बची इसके अंदर। एक्सरे कितना पेनिट्रेट करता है ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताना बचा है, बाकी क्वेश्चंस करना बचे है इसमें मोजलेस लॉ पे, तो ज्यादा नहीं बचा है। तो आज ठीक है, आज थ्योरी हुई है, आज थ्योरी को आप अच्छे से रिवाइज करो घर पे, मॉड्यूल से पढ़ो, एससीवी से पढ़ो, स्कूल की बुक से पढ़ो, आपकी दिनेश प्रदीप जो भी बुक हो, युगबोध हो, एनसीईआरटी हो, सबसे पढ़ो इससे, है ना। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, देख लेना। हमारे लेकिन आईआईटी में पूछा जाता है, इसलिए हमको आना चाहिए। एससीवी से पढ़ लीजिएगा इसको और याद रखिएगा थ्योरी पूरी। अब इसमें क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मीनवाइल आप भी क्वेश्चन देख सकते हो, एससीवी से इलेक्ट्रिशियन वगैरह देख सकते हो, ठीक है। हाँ खुशी ने बिल्कुल सही बात बताई, खुशी बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। मोजले की अगर हिस्ट्री देखेंगे आप तो मोजले वॉज सिपाही था एक, वो वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में, सॉरी, मोजले वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी, ठीक है। तो ही वॉज वेरी टैलेंटेड मैन, और बहुत यंग एज में थोड़ी डेथ हो गई थी उनकी, ये भी थोड़ा सा गलत बात है। श्रेयांश यस मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो यस खुशी बिल्कुल सही, बस 27 की एज में। चलिए ओके बच्चों।